फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ईमानदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट डॉक्टर मोहित गेरा भी ईमानदार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर इन दोनों अफसरों की नीयत भी ईमानदार, और इसी ईमानदारी का गीत और इसी ईमानदारी का गाना फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी आमतौर पर आपको गाते हुए नजर आते हैं। और हम खंडन भी नहीं करते कि ऐसा गलत है, ऐसा सही नहीं है, लेकिन अगर आम जनता को यह पता चले और साथ में भूमाफिया को भी मैं जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई जानकारी साझा हो सबको देनी बनती है कि एक जंगलात की एक जगह जमीन है जिस जमीन का कोई रिकॉर्ड फॉरेस्ट विभाग के पास नहीं है। यह जमीन कितने मरले कितने कनाल है, कोई रिकॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास नहीं है। और कानूनी तौर पर इसका यह मतलब है कि अगर आपके पास आपकी जमीन के कागजात नहीं हैं तो इसका मतलब यह जमीन आपकी नहीं है, यह जमीन किसी और की है। आप अवैध तरीके से इस जमीन के ऊपर काबिज है, यही माना जाएगा। मेरे साथ अतुल सूदन है, समाज सेवक भी हैं, और पिछले दिनों आपने स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेकर भी इनका उग्र रूप देखा। अतुल, मुझे सबसे पहले यह बताइएगा कि खैर एक बड़ा कीमती लकड़ी है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2 ईमानदार लोग हैं, और इन 2 ईमानदार लोगों की मौजूदगी में आपको आरटीआई के रिप्लाई में क्या आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि खैर एक किस्म से ग्रीन गोल्ड कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर का। एक मसला यहां पर बना था इलीगल खैर फेलिंग का ठंडी चोई में, जिसको लेकर एक आरटीआई फाइल करी गई थी, जिसमें पूछा गया है कि टोटल मेजरमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन ठंडी चोई कितना है। ये कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ ठंडी चोई फॉरेस्ट इज नॉट अवेलेबल। उनके मैप्स मांगता हूं, ये कहते हैं नॉट अवेलेबल। वहां पर कंपार्टमेंट नंबर 2930 में आपने 1990 से लेकर आज तक कितने बाउंड्री पिलर लगाए, ये कहते हैं इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। लेकिन एक पॉइंट में जब मैं पूछता हूं कि टोटल नंबर ऑफ बीपी कितने इंस्टॉल या कंस्ट्रक्ट किए ठंडी चोई में 1990 से लेकर टिल डेट, तो वो मानते हैं कि 1995, 96 में 70 लगाए, 2004-05 में 228 लगाए। जब आपने बीपीस लगाए, ये पोल कैसे लगाए अगर आपको पता ही नहीं आपका एरिया कितना? मैं वही कह रहा हूं, जब उनके पास उसका मैप नहीं है, जब उनके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास टोटल उसकी मेजरमेंट नहीं है, तो ये फिर आखिर लगभग जो 298 बीपीस 1995-96 और 4-5 वाले मिला के अगर बनाए तो फिर ये आखिर इंस्टॉल कैसे किए गए? और ये गए कहां? ये इंस्टॉल हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं? देखिए ना, जाहिर सी बात है, जब ये कह रहे हैं रिकॉर्ड ही नहीं हमारे पास, जब ये कह रहे हैं नक्शा हमारे पास नहीं, तो फिर ये बीपी लगा किस बेसिस पर रहे हैं? देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि ये आरटीआई हमने लगाई थी, जो ये चीफ कंजर्वेटर को लगाई थी, वहां से फॉरवर्ड होते होते आती है, और नीचे जो है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिमार्केशन डिवीजन वाले इस चीज का हमें जवाब देते हैं। और क्या क्या मिला आपको इसमें? देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, बाकी तो मसला जो है वो ठंडी चोई फॉरेस्ट लैंड पे किस तरह से इलीगल फेलिंग हुई है उसको लेकर पूरा इशू है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि खैर जो था जम्मू कश्मीर में इसकी कटिंग बैन थी 2016 में, इसको खोला गया और एक एक्सआरओ के तहत इसकी 10 साल का एक मैनेजमेंट प्लान बना, जिसमें पहले साल में असेसमेंट होगी और 10 साल में फेलिंग होगी। जो 10 साल में फेलिंग होगी उसकी एडवांस नोटिफिकेशन निकलेगी कि कौन कौन सा गांव का साइकिल किस साल में आएगा। उसी प्लान के तहत ठंडी चोई को आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पे भी दिखाना चाहूंगा, 2016 में परमिशन दे दी गई। ठीक, ये ठंडी चोई की परमिशन है। 2016 में इसका साइकिल हो गया। ठीक, जब इसकी वहां पर फेलिंग हो गई। ठीक, उसके बाद इस बार 2022-23 में एक विलेज आता है इसमें, चंडी चोई। ये है कोई विलेज? ऐसा कोई भी विलेज कालीदार रेंज में अवेलेबल नहीं है। तो ये चंडी चोई क्यों लिखा गया है? देखिए, डिपार्टमेंट ने इस चंडी चोई को बाद में ठंडी चोई कंसीडर किया है। कहते हैं कुछ लोग, अलग अलग वर्जन आते हैं डिपार्टमेंट से, कुछ लोग कहते हैं ये टाइपिंग एरर है। अगर ये टाइपिंग एरर है तो उसके आगे का टोटल एरिया, प्राइवेट एरिया, अवेलेबल ग्रोइंग स्टॉक और सिल्वीकल्चरली अवेलेबल ग्रोइंग स्टॉक भी अलग अलग कैसे हो सकता है? इतनी टाइपिंग मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं? दूसरी बात, क्या कोई गांव रिपीट हो सकता है? बिल्कुल 10 साल के साइकिल में रिपीट हो सकता है। उसके पीछे ग्राउंड से सॉलिड होनी चाहिए। जैसे मान लिया कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और कटाई नहीं हो पाई तो इसलिए रिपीट होता है। जैसे उधमपुर में है, उधमपुर में मैक्सिमम एनुअल फेलिंग की जो परमिशन है वो 18 क्यूबिक मीटर है। जम्मू कश्मीर में तो वो 10,636 है। यहां पे तो नौबत नहीं आती, इसलिए रेयरली कोई दिखेगा आपको कि कोई गांव रिपीट हुआ। दूसरा, जिस कालीदार रेंज में ये गांव पड़ता है ठंडी चोई, उसी में 2 गांव हैं, धन्ना और मनोआ। धन्ना और मनोआ, इसका एरिया में दिखाना चाहूंगा। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 14,000 है। आप बताइए। हाँ। वॉल्यूम जो है धन्ना का 14,000 है, मनोआ का जो है वो 13,000 है, जबकि ठंडी चोई का जो था वो लगभग 9,000 है। 9,000 है। जिनका ज्यादा है उसको रिपीटेशन नहीं मिली है, जिनका कम है उनको रेपिटेशन मिली है। उसका कारण
उसका कारण मैं आगे बताता हूं। उसके बाद एक ग्राउंड और देते हैं कि 16-17 में फार्मर्स की फेलिंग जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी किसी कारणवश। इस बार वो लोग हमारे पास आए हैं, उन्होंने शिकायत की है, तो हम लोगों ने उनको परमिशन दे दी। लेकिन इस पे एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इसकी असेसमेंट जो है पहले हुई, सर्वे पहले हुआ एडवांस में ही आखिर किस ज्योतिष ने इनको बता दिया, एस्ट्रोलॉजर ने, कि 16-17 में फेलिंग कम होगी, इसलिए आपने इसको 22-23 में दोबारा नोटिफाई करना है। ठीक है ना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब इन्होंने इसको अज्यूम कर लिया, डीसी मैडम से एक क्लैरिफिकेशन ली गई, वो क्लैरिफिकेशन सिर्फ इस चीज की दे सकती है कि चंडी चोई कहीं नहीं है, कहीं नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन अमर उजाला में इनके कंजर्वेटर फॉरेस्ट मोहनदास जी, वर्जन आया है उनका अमर उजाला में, वो कहते हैं ये गलती राजस्व विभाग की है, रेवेन्यू की है, लेकिन ये प्लान के अंदर कहीं पे भी रेवेन्यू के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कोई विलेज को नोटिफाई करने की, उसको बदलने की या उसको लाने की। उसके बाद जब ये मामला थोड़ा सा बाहर निकलता है, शुरुआत में क्या होता है कि एक सुओ मोटो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो वहां के तहसीलदार, वहां के ब्लॉक ऑफिसर फॉरेस्ट और सबसे हैरतअंगेज वहां के एसएचओ, थानेदार भी, उनको आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी? जरूरत यह पड़ी कि वहां पर एलिगेशंस लगे थे कि खोड़ थाने के एक जो है उनके कार्यखास, वो फॉरेस्ट के जंगल के अंदर बैठकर जितनी गाड़ियां लोड होती हैं उन गाड़ियों से कलेक्शन करते हैं। जब यह मामला बाहर आने लगा तो इन तीनों अफसरों ने एक सुओ मोटो रिपोर्ट खुद ही तैयार करी कि हम वहां गए, सब कुछ सही है, कोई फॉरेस्ट नहीं कटा है, कोई कुछ नहीं कटा है। जमीन पर सूरत हाल क्या है? जमीन पर सूरत हाल यह है कि सबसे पहले तो मैंने, जब इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, उसके बाद इन्होंने रिटर्न में तो नहीं दिया, लेकिन जवानी डीसी मैडम को भी कन्वे किया, डीएफओ को भी किया और ऊपर के अफसरों को कन्वे किया कि ठंडी चोई में तो कोई फॉरेस्ट ही नहीं है, ठंडी चोई में कोई फॉरेस्ट ही नहीं। हम जब भी किसी अधिकारी को पूछते थे हमें यही जवाब मिलता था, आप लोग पागल हैं, वहां पे तो कोई फॉरेस्ट ही नहीं है। और अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां के लोगों ने, ठेकेदारों ने जोर लगाकर ये बोला कि वहां कोई फॉरेस्ट नहीं है, जबकि एलजी साहब ने हमें आजकल एक सुविधा दी है, जेके लैंड रिकॉर्ड की साइट दी है, उसका जो सदुपयोग करना चाहिए वही हमने किया। और हमने देखा 212-13 खसरा नंबर, 375 खसरा नंबर, 379-80, 383-84-85 और 386, लगभग 8100 कनाल तो ये है जो मोटे मोटे खसरा नंबर मेरे पास, ये सब फॉरेस्ट है, ये सब के सब फॉरेस्ट हैं। ठीक है, ये साफ साफ उसके ऊपर लिखा हुआ है। जब ये रिपोर्ट सामने आती है, तहसीलदार ये रिपोर्ट विड्रॉ करते हैं कंजर्वेटर से। कंजर्वेटर साहब ने ये फोन पे हमारे साथ बोला है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज जो मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बताया कि ये उन्होंने विड्रॉ किया है। इस रिपोर्ट के बाद जनाब एक और इंक्वायरी टीम बनती है, 5 सदस्यों की, 6 सदस्यों की, इसमें 2 सदस्य बाद में और ऐड किए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस रेंजर के ऊपर एलिगेशन थे, जो उस कंसर्निंग रेंज कालीधार का रेंजर था, उसको भी इंक्वायरी कमेटी में शामिल किया गया। ठीक। तो ये कमेटी बाद में एक रिकमेंडेशन देती है कि जनाब इसकी डिमार्केशन विंग से डिमार्केशन करवाई जाए। ठीक। यानी कि लगभग 13-14 हजार पेड़ कटवाने के बाद इनको डिमार्केशन की याद आई। ठीक। ये कहते हैं कि वहां पे हमें बाउंड्री नहीं मिली, फॉरेस्ट को पहचानना और मालकियत को पहचानना मुश्किल हो रहा है, इसलिए डिमार्केशन विंग आके उसकी डिमार्केशन पूरे फॉरेस्ट में करे। लेकिन अभी तक वो डिमार्केशन नहीं मिली। फिर हमें लगा कि हमें जमीन पर जाना चाहिए और जमीन पर जाकर हकीकत देखनी चाहिए। जब जनाब हम जमीन पर गए या इनकी टीमें जमीन पर गई, हमें ये फोटोग्राफ्स वहां से उठाए। जुनैद जी, ये सभी फोटोग्राफ्स लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ हैं। ठीक। और इसमें सबसे भयानक चीज हमें क्या नजर आई, फॉरेस्ट लैंड के अंदर जेसीबी लगाई गई है और उस जेसीबी से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से लगातार ये एविडेंस डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। जेसीबी लगाने का कारण क्या बता रहे हैं? देखिए, इसमें तो ये मालकियत जमीन पे भी जेसीबी नहीं लगा सकते अपरूटिंग के लिए, क्योंकि अपरूटिंग जो है ये एक ऑफेंस है इनके एसआरओ के अंडर। अपरूटिंग ये मालकी में भी नहीं कर सकते क्योंकि खैर को रीग्रो करवाना है। ये लोग एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा करते रहे और डिपार्टमेंट की 3 टीमें वहां गई। एक बार तो खुद कंजर्वेटर वहां जाते हैं। जब हम इनको पूछते हैं कि आपने क्या मिला, आपको वहां कोई जवाब नहीं मिलता। हम इनको बार बार पूछते हैं तो कुछ नहीं बताते। हम खुद एक फोटोग्राफ निकालते हैं जिसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के लोग, आप देख सकते हैं, ये बरिड स्टंप है जिसको छुपाया गया है, इन्होंने मिट्टी से इसको निकाला। ऐसे लगभग इन्होंने दर्जनों फोटो वहां क्लिक किए। ये हमने डिपार्टमेंट को दिए, फिर जाके उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में मेंशन कर दिया और वो भी पता नहीं इन्होंने किसके खाते में वो डाल दिया। ऐसे जुनैद जी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। अब वही जिस लैंड रिकॉर्ड साइट का मैं बात कर रहा हूं, उसी साइट पे जब आप इसके कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, ये आपको उन खसरा नंबर में ले जाएंगे जो प्योरली फॉरेस्ट हैं।
सारे के सारे फॉरेस्ट हैं। अच्छा, अब ये खैर, ये जो फॉरेस्ट का सारा एरिया है, इसको साफ कर दिया गया है या अभी भी वहां पर खैर की लकड़ी है या कुछ भी नहीं बचा है वहां पर? जब ये मसला शुरू हुआ तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे रोक लगाई गई। लकड़ी अभी वहां पर है, करोड़ों रुपए की लकड़ी वहां पर है, और इसके पीछे एक बड़ा नेक्सस होता है जो फैक्ट्री ओनर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और विभागीय अधिकारियों का होता है। ठीक। आपने देखा पिछले दिनों आप 5 अगस्त 2019 के बाद वाले जम्मू कश्मीर की बात कर रहे बिल्कुल, हैं? मैं उसके बाद वाले जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। आपने दो ईमानदार अफसरों की बात करी इस पूरे मामले में। मैंने धीरज गुप्ता सर से जब इस बारे में बातचीत करी, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया और मेरे को पीसीसीएफ के पास भेजा। मुझे यह लगा कि पीसीसीएफ शायद अकेले मेरी बात सुनेंगे, लेकिन वहां सीसीएफ भी थे, वहां सीएफ भी थे, वहां डीएफओ भी थे। उस मीटिंग के दौरान मुझे ये वहां पर कन्विंस किया जा रहा था कि जेके लैंड रिकॉर्ड की साइट गलत है। वो जो कोऑर्डिनेट जे.एंड.के लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट जन भागीदारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि अब आपको सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन मिलेगा। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी कह रहे हैं, जनाब सुन लीजिएगा एलजी साहब, फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी, आप ही के विभाग के कर्मचारी, पीसीसीएफ, सीसीसीएफ कह रहे हैं कि ये गलत है। बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि अगर ये गलत है, कहते हैं ये बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाता है। मैंने कहा कोई आइडिया होगा वेरिएशन का? क्योंकि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसे भी फिजिकली भी मेजरमेंट करता है, कुछ करूं उनको जो है रिलैक्स होते हैं। मैंने कहा इसमें कितना होगा, फुट्स में होगा या मीटर्स में होगा? मैंने कहा यहां तो ये माल की लैंड से कई 100 मीटर दूर है। लेकिन मुझे बार बार यही प्रेस किया गया कि ये गलत है। उसके बाद जब वहां हम बैठे थे तो मैंने उनको बताया, ये तो हो गई ठंडी चोई की बात। ठंडी चोई के बगल में एक गांव है कित्याल सिंबल, जिसकी तो परमिशन भी नहीं है। मैंने इनको बताया कि जनाब वहां पे भी फेलिंग हो गई है। मैं तो भरोसा कर रहा था, जैसे आपने बताया कि मैंने नाम सुना था इन अफसरों का, मैं इन पे भरोसा कर रहा था। मैंने इनको वो भी बताया कि जनाब वहां कटा है। तो मुझे सीसीएफ सर ने, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने बोला कि आप वो फोटोग्राफ्स डीएफओ को दे दीजिए। मैंने वो फोटोग्राफ्स डीएफओ को दिए। सेम इवनिंग वहां पर अपरूटिंग एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया गया। उसी रात को हम 5 ही लोग उस कमरे में हैं, और ये बात बाहर किसने निकाली? मैंने सीसीएफ को बताया कि वहां ऐसा हुआ है। वो सुबह मेरे को फोन करते हैं कि जनाब मुझे वहां पे मौके पर जाना है, आप अपना एक एसोसिएट भेजिए जो मुझे लोकेट करवाएगा पोजीशन क्या है वहां की। क्योंकि फॉरेस्ट वाले पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं, हमला करवाया था इन्होंने गाड़ी पे, तो मैंने इंश्योर किया कि जो लड़का फॉरेस्ट वालों ने हमला करवाया। बिल्कुल 2022-23 में एक बार 21-22 में मेरा मांद्रा में इसी तरह खैर का इशू हुआ। मैंने इनको रिपोर्ट किया वहां पे। इन्होंने कहा कि हमें लोकेट करवाइए कहां है। रेंजर यही पवन शर्मा जी, मैं इनके साथ गाड़ी में जाता हूं, वहां पर पहले से ही कन्वे किया होता है लोगों का, क्योंकि लोगों का तो पैसा नुकसान हो रहा है ना अगर कुछ रुकता है उनकी परमिशन। तो वो लोग गैदर होते हैं, हम लोगों के ऊपर अटैक होता है और रेंजर साहब गायब हो जाते हैं। मुझे वो डर था। मैंने सीसीएफ सर से इंश्योर किया कि जनाब आप मेरे लड़के की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, अकेले ले जाएंगे, क्योंकि मुझे आपके विभाग में किसी और पे भरोसा नहीं है। जब वो लड़का वहां पहुंचता है, एक्यूज राइट फ्रॉम गार्ड, क्योंकि इतनी पिछले 1.5 महीने से अगर अपरूटिंग हो रही है, वहां का गार्ड, वहां का बीओ कोई तो इन्वॉल्व है। नीचे से लेके ऊपर तक सारा का सारा महकमा वहां था। और तो और जिन लोगों ने इसको कटवाया, जो लोग एक्यूज हैं, वो लोग भी वहां पे हैं। 2-3 घंटे इनके ही गार्ड्स, ब्लॉक ऑफिसर्स जो हैं, वो इधर उधर घुमाते हैं। शाम को वो एक जगह पे पहुंचते हैं। जब सीसीएफ बाय फुट चल के थक चुके थे, वो एक घर पे बैठ गए। हमारे लड़कों ने वहां कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए। ये देख सकते हैं आप, 15/4/2023, बिल्कुल 15 अप्रैल 2023, 3:55 पे फोटो खींचे गए हैं, साफ दिख रहा है जनाब। जब ये फोटोज मैंने ट्रेस किए उसी साइट पर, आप देख सकते हैं इसमें भी हुआ क्या है। पहले तो मैं वो दिखाऊंगा। छुपाया गया है, हाँ ये दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। छुपाया गया है, अपरूटिंग हुई है, बिल्कुल। जब मैंने इसको लोकेट किया पॉइंट को, जनाब ये ठंडी चोई है, ये बाउंड्री लाइन है, ये कत्याल सिंबल, नेक्स्ट विलेज शुरू हो गया। ये पॉइंट वहां पर आया। अब ये कहते हैं वेरिएशन है, तो वेरिएशन कितना है वो भी इसी साइड पे मेजर हो जाता है। डिस्टेंस है, ये कितनी दूर है बाउंड्री लाइन से? 105 मीटर। बस क्या इतना वेरिएशन हो सकता है? अगर 105 मीटर का वेरिएशन जेके लैंड रिकॉर्ड की साइड पे हो, ये तो एक घर 4 घरों को और कवर कर जाएगा। ये तो किसी के घर को अपना दिखाना शुरू कर देगा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इस तरह के क्लियर कट एविडेंस होने के बाद भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई पिछले 1.5 महीने में एक गार्ड को भी डिसलोकेट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर नीचे के स्टाफ को हिलाते हैं तो वो ऊपर तक की सारी पोल खुल जाती है। तो इसका मतलब हो गया विभाग ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और आप पिलर टू पोस्ट घूम रहे हैं। देखिए, हाँ, ये लोग
बंद कमरे में बैठ के या वहां ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट पता है किनसे बनाते हैं? जो लोग एक्यूज हैं। अब जैसे परसों मेरे सहयोगी गए थे, रास्ते में चलते चलते कोई मिल गया तो उसको पूछेंगे जनाब ये लैंड किसकी है? जी हमारी है। उसकी वीडियो बनाएंगे, ऊपर भेज देंगे कि यहां तो सब कुछ ठीक है, दुरुस्त चल रहा है। मतलब एक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कोई आप इस मामले में चाहते क्या हैं? देखिए हम ये चाहते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ने खुद ही कह दिया कि हमें इसकी बाउंड्री मालूम नहीं है, और तो और अब तो आरटीआई में जवाब भी दे दिया कि हमारे पास तो इसका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इसमें बड़े लेवल पर जो है मिली भगत सामने आ रही है, और इसमें एक डिपार्टमेंट जो छूट गया वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसकी बड़ी मिली भगत थी। क्योंकि 89 फाइल्स जब परमिशन की बनी, क्योंकि अगर मेरी वहां पर जगह है, मैंने तो वहां पे कटवा लिया था ना, तो इस बार तो मेरे पास पेड़ है ही नहीं, मैंने मिल मिला के उसमें पेड़ लिखवा दिए 100 ठीक थे, वहां 5 काटे तो 95 मैंने कहीं और से काटे हैं। इस पूरे मामले में कुछ एक रिकॉर्डिंग्स हमारे पास वहां के लोकल लोग, क्योंकि अब जो असली मालक हैं लोग जिनका जेन्युइन गुड है, वो लोग तंग हो रहे हैं। वो लोग अब फोन करके बताते हैं कि जनाब हमसे तो 30-30 हजार रुपए एक फाइल का लिया गया, 30 लाख रुपया रेवेन्यू को दिया गया है इस पूरे मामले में। तो जितना बड़ा, अच्छा ऊपर से जो लकड़ी पड़ी है, या जो लोग वहां के सोर्सेस हमें बताते हैं, जहां जो फॉरेस्ट के रिटायर्ड लोग हैं, जहां जो फॉरेस्ट के लोग वहां काम कर चुके हैं, सूत्र हर एक के होते हैं, वो लोग बताते हैं कि करोड़ों की लकड़ी अभी भी वहां पर है, और इलीगल लकड़ी पड़ी हुई है बहुत ज्यादा। जेन्युइन फार्मर के मैं भी साथ हूं, लेकिन जेन्युइन फार्मर्स को इस मामले में आगे आना चाहिए, खुद बताना चाहिए। अगर वहीं के लोग खुद सामने आ जाते हैं, बताते हैं कि सर इन 4 लोगों ने गलत किया है, तो उन्हीं 4 लोगों की लकड़ी सीज होगी, बाकी वालों को छूट जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, वो जो छातिर कॉन्ट्रैक्टर उनके बीच में बैठे हैं, जिन्होंने मोटा पैसा एडवांस फैक्ट्री ओनर से लिया है, वो इन लोगों को यूटिलाइज कर रहे हैं इसको फार्मर्स का इशू बनाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट की सिंपैथी ले सके। इसकी एग्जांपल पिछले दिनों देखी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया को इनविटेशन आता है कत्था फैक्ट्री एसोसिएशन का। 90% हमारे मीडिया के सहयोगी कैप्शन जो डालते हैं वो डालते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कत्था फैक्ट्री एसोसिएशन एड्रेसिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन सामने कौन बैठी हैं? वो लेडीज वहां की, या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने वहां पे कटिंग करवाई है और 70 लाख रुपए एडवांस उठाया हुआ है। तो ये नेक्सस उसी दिन सामने आ गया था कि आखिर ये चल कहां से रहा है। तो अब इसमें चाहिए कि एलजी साहब एक क्रेडिबल अफसरों की, डीसी लेवल तक के, जो पहले तो इस पूरे फॉरेस्ट को डिमार्केट करें, तब ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर डैमेज कितना हुआ है। दूसरा, जब तक डिमार्केशन नहीं होती, संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को वहां से उठा देना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट को जो एविडेंस है, एविडेंस डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अगर वहां से लकड़ी ट्रांसपोर्ट हो जाती है और अगर कुछ और समय लिया जाता है, एविडेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है कितना इलीगल हुआ है वो भी वहां से निकल जाएगा। फिर पीछे आप खुद बता सकते हैं कि पीछे क्या रह गया। और इंक्वायरी जो है, मैं समझता हूं कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम, क्योंकि इसमें पैसे का, करप्शन का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें विभाग के अधिकारी शामिल हैं, तो एसीबी, और क्राइम हुआ है एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो क्राइम ब्रांच भी हो सकती है। तो किसी एक अच्छी एजेंसी से इसकी जांच करवाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि अतुल सूदन का क्या कहना है। साफ तौर पर जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, ये आरोप बहुत गंभीर हैं। इन आरोपों को लेकर सरकार को गंभीरता से इन आरोपों को लेना चाहिए। इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की जानी चाहिए, क्योंकि इतने सारे आरोप जो है कैमरे के ऊपर आकर लगाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अतुल ने ये सारी बातें सरकार के सामने भी रखी हैं, और मामला पीसीसीएफ को भी के संज्ञान में भी है। और अब मुझे लगता है जो फॉरेस्ट के कमिश्नर हैं धीरज गुप्ता, उनके संज्ञान में भी आया होगा। लेकिन अफसोस इस बात का कि 2 बड़े काबिल, लायक और ईमानदार अफसरों के होते हुए भी, हालांकि मोहित गेरा रिटायर हो रहे हैं अगले 15 दिन में, लेकिन 15 दिनों में ही कुछ ऐसा करके जाइए कि कम से कम हमें ये यकीन हो जाए कि जो जिस नाम और जिस काम के लिए आप मशहूर हैं, वो नाम और वो काम, उसकी आपने लाज रखी है। मामला आपके सामने है, रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद हैं, और ऑलरेडी ये शिकायत भी आपके पास मौजूद है। देखना अब यह है कि सरकार इस मामले में करती क्या है।